बिस्मिल्लाह। अच्छा जी बेटे देखो, मार्च 2022 का पास पेपर पहला, ठीक है। इस पेपर में शायद ही मुझे कुछ करवाना पड़े, लेकिन मैं आप लोगों की कंसेंसस के साथ आगे चलूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 जरा देखिए, ये हमने कर लिया था शेयर कैपिटल के चैप्टर में, कंसोलिडेशन एंड सब डिविजन, ये मैंने करवाया था आप लोगों को। तो ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2, 6 मार्क्स का। इम्पैक्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो कि आपने बताना था प्लान का, ऑन द ऑथराइज एंड पेड अप कैपिटल। ये वो कैलकुलेशन थी जिसके लिए हमारे बेसिस जो इस्तेमाल करनी पड़ी वो चैप्टर नंबर 5 की बेसिक अंडरस्टैंडिंग इस्तेमाल करनी पड़ी हमें कुछ ज़्यादा, क्योंकि इस क्वेश्चन में उसने कुछ भी क्रिटिकल कुछ नहीं किया था हमारे लिए। कॉम्प्लेक्स तब होता जब वो हमारे क्वेश्चन के अंदर वोटिंग पावर के साथ पंगे ले रहा होता, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने फेस वैल्यू सेम रखी, सिर्फ कहा कंसोलिडेट कर दो, सब डिवाइड कर दो, तो आपने इक्वल वैल्यू के साथ अप डाउन खेला। याद आई बातें? और आखिर में था कि प्रोसीजर भी बता दें अगर आप ये काम करें। तो चैप्टर 5 से ही आंसर आया कि अच्छा ये अगर ऑथराइजेशन चेंज करना है, अगर आपने शेयर कैपिटल को चेंज करना है तो क्या क्या आपको चेंज करनी पड़ेगी। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन उसके साथ छोटा सा 4 नंबर का अटैच था। क्या याद आई बातें? ये हमने कर लिया हुआ है, मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि 10 मार्क्स हमारे पास वो थे जो हमें चैप्टर नंबर 5 से नसीब हुए, ठीक है। हालांकि कहने को चैप्टर 5 की कोई वैल्यू नहीं, लेकिन देखो जब टेस्ट करता है तो मैंने कहा था एक्सट्रीम एंड्स है। चलो आगे चलते हैं जरा अगले सवाल पे। ये देखो, ये भी सवाल मैं आपको करवा चुका हूं, क्वेश्चन नंबर 3। अगर आपको याद हो, एक नॉन कैश ट्रांजैक्शन विद अ डायरेक्टर, अगर आपको याद हो जरा देखें एक सवाल। इसमें मेरे कराने वाले कम पेपर है क्योंकि ये हम कर चुके हैं टेक्निकली। जरा देखें, याद आई बातें वो जो एक बेहूदगी सी लिखी हुई थी वर्ड टर्म, जो मैं कहा भी था कि ये अच्छी बात नहीं है इस तरीके से एक्सप्रेस करना कि ओएल टीएल विच इज वन ऑफ द सब्सिडरी ऑफ ओएल। इनफैक्ट उसने टीएल का भी जिक्र कर लिया और एमएल का जिक्र कर लिया। तो ओएल, टीएल और एमएल उनके सब्सक्रिप्शन बताई थी, और उसमें से फिर हमने ओएल और टीएल का आपस में रिलेशन देख लिया था कि अच्छा टीएल ने एक्वायर किया, ओएल ने एक्वायर किया हुआ टीएल को। तो यहाँ पे फिर ट्रांजैक्शन जो थी वो डायरेक्टर के साथ इन्वॉल्व थी ऑफ अ लिस्टेड कंपनी, ऑफ अ पेरेंट कंपनी। याद आई बात? प्लीज रिकॉल। 5 नंबर का सवाल, ये आपके कहा कौन से एरिया से आया है? नॉट इंटरेस्टेड डायरेक्टर हमने कहाँ पढ़ा था, ये वाली नॉन कैश ट्रांजैक्शन चैप्टर नंबर 3 में मेरा ख्याल है। नॉन कैश ट्रांजैक्शन लास्ट टॉपिक्स जो थे। ये कितने नंबर का सवाल है? 5 मार्क्स का। नॉन कैश हमने वही पढ़ा है ना डायरेक्टर्स में। मुझे तो सेक्शन याद है, मुझे उस तरह याद नहीं है जी। आप लोग बताओ, नॉन कैश ट्रांजैक्शन हमने किस एरिया में पढ़ा है? मेरा ख्याल है डायरेक्टर के एरिया में पड़ा है नॉन कैश ट्रांजैक्शन। चलो ठीक है, हम अज्यूम कर लेते हैं, छोटी मोटी अगर ऊपर नीचे हुई भी तो हमें पता है हमारे सिलेबस का हिस्सा है। आगे चलिए जी, जरा ये देखिए ये वाला सवाल बीपीएल और आईपीएल वाला, ये मैंने करवाया हुआ है, जरा देखें आपको समझ आएगा। कहने को लोन था, सॉरी, रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट के लिए आपने एक इंटरेस्ट फ्री लोन दिया था जेपीएल को। और अगर आपको याद हो तो ये मैंने यहीं पे कराया था क्लास में कि कॉमन डायरेक्टरशिप नहीं है, मैंने कहा था कॉमन कंट्रोल है। देखो यहां पे जरा देखो, बीपीएल मैनेज्ड बाय आईपीएल, और यहां पे देखो जेपीएल मैनेज्ड बाय आईपीएल। तो दोनों के अब्बा जी सेम है। याद आई बातें? तो मैंने इस तरह बनाया था स्केच, अगर आपको याद हो कि आईपीएल दो लोगों को कंट्रोल कर रहा है, किसको? बीपीएल को और जेपीएल को। अब अगर बीपीएल जेपीएल को लोन दे रही है, ये हमने किया हुआ है ग्रांट एंड इंटरेस्ट फ्री लोन, तो हमने कहा था अच्छा इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी। याद आई बात? तो ये वो सवाल था जो हमने इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी में पढ़ा था, यानी चैप्टर नंबर 10। मैं आपको साथ साथ रेफरेंस दे रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए। चैप्टर नंबर 10 से क्वेश्चन नंबर 7 मार्क्स का स्पार्ट आया। बात समझ आ रही है? आगे चलूं फिर जरा अगला सवाल देखते हैं। ये देखो, ये भी मैंने आपको करवाया हुआ है पास पेपर, ये बुक में भी मौजूद। ये सारे सवाल वो थे जो हमारे चैप्टर के एंड पे मौजूद थे और हमने डिस्कस किए थे। ये देखो जरा, ये कहां से आया? ये सवाल हमने किया हुआ है क्लास में, बहुत सिंपल है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मैनर एंड सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, चैप्टर नंबर 3। वो जहां पे सारे वहीं पढ़ा था, वहां पे सवाल भी दिखाया था आपको। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आया था 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 मार्क्स का, चैप्टर नंबर 3 से।
अभी चैप्टर नंबर 3 से पहले भी सवाल आया, इधर अब फिर आ गया सवाल। जरा काउंट करो चैप्टर 3 से अब तक कितने सवाल आ गए, कितने मार्क्स हो गए, मार्क्स 14 मार्क्स अब तक हो चुके हैं। क्या बात समझ आ रही है? चलो आगे फिर, ये सारे वो हैं जो हमने किए हैं। आगे चल सकता हूं जी। क्वेश्चन नंबर 6, ले जी, ये सवाल हमने नहीं किया शायद, मेरा मानना है कि क्वेश्चन नंबर 8 चैप्टर नंबर 8 से सवाल आया है। जरा पहले आप जरा सवाल की स्ट्रेंथ देख लें। 5 और 3 8 और 2 10 मार्क्स का क्वेश्चन। इतना आसान सा सवाल है, जरा पढ़ के देखते हैं। मेरा ख्याल है हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, शायद मेरे गुमान में है, लेकिन हम पढ़ के देखते हैं। वीएल जो है एक पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है, रिसीव्ड इट्स सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला है 1 अगस्त को। VL management submitted duly verified declaration along with necessary document to registrar related to commencement of business that were accepted and registered by the registrar on 1 October 2021। हमारी बात ये हुई थी, अगर आपको याद हो, कि एक पब्लिक कंपनी को खाली इनकॉर्पोरेशन नहीं चाहिए होता, बल्कि कमेंसमेंट बिजनेस सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है। सो टेक्निकली 1 August is the incorporation date and 1 October is the date of commencement of business। जज़ाकल्लाह यारा, date of commencement of business। आगे चलिए बेटे जरा। VL started its business operation with effect from 15 October। However, it was revealed in the very first month of its commercial production that the main product is not meeting the specified standard। After engaging expert and making modification in the production process, VL resumed its production activities on 25th November। 1 अक्टूबर को कमेंसमेंट मिल गया था, लेकिन काम असल में स्टार्ट हुआ है 25 नवंबर को। आगे चलिए। VL अपना क्लोज करता है फाइनेंशियल ईयर 30 सितंबर पे बेटे, और कहता है एडवाइस कीजिए डायरेक्टर ऑफ VL को विद रिगार्ड टू द फॉलोइंग। नंबर 1, द पीरियड विद इन विच द VL इज रिक्वायर्ड टू होल्ड द स्टैट्यूटरी मीटिंग। क्या ये आसान सवाल नहीं है बहुत, 3 नंबर का? क्या पूछा? टाइमलाइन। आपने क्या करना था? अर्लियर ऑफ 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस एंड 9 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सिर्फ वो कैलकुलेट करके देनी थी। 3 नंबर मुफ्त के थे, हालांकि कितनी कहानी सुनाई है, लेकिन मुफ्त के थे। अगली बात पढ़ो जरा। द कंटेंट दैट नीड टू बी इंक्लूडेड इन द स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। क्या हमने कंटेंट ऑफ स्टैट्यूटरी रिपोर्ट नहीं पढ़े थे? लेकिन वो तो बहुत ज्यादा थे। उसने कहा मुझे बताओ विद रिस्पेक्ट टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल वाले उसमें से फिल्टर करके बता दो। तो हमने याद होगा, हमने पढ़ा था कि शेयर इशूड फॉर कैश, अदर देन कैश, कितनी कमीशन दी है, कितना ब्रोकरेज पे किया आपने शेयर्स के ऊपर, वो बातें याद आई हैं आपको? रिसीट एंड पेमेंट, उसका ऑडिट, तो वो सारी बातें यहाँ पे लिखनी थी। कितने नंबर है देखो? 5 नंबर। उसी स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में से पहले सेक्शन ऑफ द मीटिंग के पहले सेक्शन में से। समझ आ रही है बात? और तीसरी बात पढ़ो और उसका आंसर करो मुझे। कैन VL avoid holding of statutory meeting due to any reason including production issues as faced by the VL? क्या VL अपनी statutory meeting withhold कर सकता है या ना क्या avoid कर सकता है? दोनों का सवाल है कि मजे का सवाल है। कहते हैं इंक्लूडिंग द अबव रीजन जो मैंने बताई है, बताओ। शाबाश, क्या बात है। यही पूछना चाह रहा था एग्जामिनर कि अगर पहली AGM, अगर आपको याद हो मैंने बताया था, अगर आपकी स्टैट्यूटरी मीटिंग से पहले आ जाए तो फिर स्टैट्यूटरी मीटिंग करने की जरूरत है। लेकिन इस रीजन की वजह से स्टैट्यूटरी मीटिंग विद होल्ड हो जाए ना, अवॉइड नहीं कर सकते। वॉइड, इस रीजन की वजह से मीटिंग वॉइड नहीं होती। उसने क्या पूछा है? कैन VL अवॉइड द कंडक्ट ऑफ या होल्डिंग ऑफ द मीटिंग? नहीं भाई, अवॉइड सिर्फ एक सूरत है कि GM पहले आ जाए। तो देखो कितने आसान से सवाल उसी टॉपिक के अंदर रहते हुए पूछ रहा है वो। 10 नंबर मुफ्त के। क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 8 से। क्लैरिटी आ रही है चीजों में? अगला सवाल पढ़ते हैं। लो जी, अगला सवाल, आइडेंटिफाई द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ पर्सन अपॉइंटेड बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट एज एन ऑफिशियल लिक्विडेटर। क्या ये हमें नहीं पता? डिस्क्रिप्टिव सवाल है, 8 नंबर का सवाल। ऑफिशियल लिक्विडेटर की ड्यूटीज बताओ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बतानी है। ये हमने वैसे बुक के साथ भी पढ़ा था, चैप्टर के साथ, और इसका बी पार्ट भी पढ़ लिया। जरा देखो कि मैंने खुद करवाए थे दोनों पार्ट्स। और ये दोनों पार्ट्स कहां से आए थे?
वो एप्लीकेशन जो बंदे फाइल कर रहे थे कोर्ट में, तो उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये वहां से आए थे, याद आया? ये सवाल मैंने करवाए हैं वो दोनों, ज़ैनब सलीम वाला और औरंगजेब वाला। चैप्टर नंबर 12 कितने मार्क्स? 8 मार्क्स, 8 नहीं बल्कि 8 और 8 16 मार्क्स। चैप्टर नंबर 12, तो मैंने आपको कुछ बताए थे चैप्टर, मैंने कहा था बेटे चैप्टर नंबर अब बल्कि चलो अगर नहीं भी बताया पहले, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, इनफैक्ट मैं उसे भी इंक्लूड करता हूँ, चैप्टर 3, 4, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 10, ठीक है, और चैप्टर नंबर 12, ये वो चैप्टर हैं, और 11 भी, लेकिन 11 को उस तरह नहीं, 11 को जरा थोड़ा लेट। ये वो चैप्टर हैं जिनको पूछे बगैर और अच्छी क्वांटिटी में, अच्छे क्वांटम से पूछे बगैर नहीं रह सकता एग्जामिनर। तो ये तो पहले प्रायोरिटी पे होने चाहिए, फिर बाकी भी होने चाहिए, क्योंकि कोई चैप्टर एक्सेप्शनल नहीं है। आपने देखा अभी हमने कौन से चैप्टर से, हमने चैप्टर 5 से हमने कितने नंबर का सवाल किया? 10 मार्क्स का। तो यार आप किसी को फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। हालांकि चैप्टर 5 में है क्या, 2 पेजेस का चैप्टर है, लेकिन देखो टेस्ट करने पे आया तो 10 मार्क्स का टेस्ट किया। बिल्कुल लाइकवाइज मैं आपको अभी क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 7 दिखाऊंगा, मॉर्गेजेस का। जब वो पूछता है तो उसमें से भी इंतहा का पूछता है, 6 चैप्टर में से पूछेगा। प्रोस्पेक्टस तो इंतहा का, चैप्टर 11 तो लाजमी आता है, चैप्टर 11 अकाउंट्स वाला लाजमी पूछ लेता है। हाँ कभी कभी स्किप करता है लेकिन पूछ लेता है, फिर भी मैंने उसको प्रायोरिटी से बाहर रखा है। मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 बोला है, 4 बोला है, 8 बोला है और 10 और 12 बोला है। इनके बगैर वो नहीं रहता, लेकिन बाकी सबके साथ उसका ये ट्रीटमेंट है कि पूछना है तो एक्सट्रीम एंड पे पूछना है, नहीं पूछना तो नहीं पूछना। तो इसमें आप ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि सिलेक्टिव करें इसमें से, ठीक है? क्या मैं आगे चल सकता हूँ जी? अब मेरा ख्याल है आपको अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो रही है, आपको समझ आ रही है। ये सवाल भी हम पढ़ चुके हैं, प्लीज जरा देखिए एक दफा सवाल, रेड लिमिटेड वाला, ये मैं क्लास में करा चुका हूँ और हमने इस पॉइंट को लेकर डिस्कशन की थी। जरा पढ़िए एक दफा सवाल, आपको याद आ जाएगा। जी याद आया, हमने पढ़ी थी स्टेचुरी कंप्लायंसेस विद रिगार्ड टू द ट्रांसमिशन या डिस्पैच रिक्वायरमेंट, नोटिस की डिस्पैच के वाले से, अकाउंट्स की डिस्पैच के वाले से सारी डिस्कशन आपको यहाँ पे करनी थी। याद आई बात है? ये हमने क्लास में किया था। लो जी, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9 भी हमने क्लास में किया था, जरा पढ़िए। जहां पे मैंने इंटरेस्टेड डायरेक्टर पढ़ाया था बेटा, ये एग्जांपल वहां पे करवाई थी मैंने, एग्जांपल नहीं, पास प्रैक्टिस क्वेश्चन। ये इन्वेस्टमेंट से था ना, इंटरेस्टेड डायरेक्टर में से। ऊपर वाला सवाल, सॉरी अगर नोट कर रहे थे तो बेटा ऊपर वाला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 में से था, चैप्टर नंबर 8 में से था और अकाउंट्स में से था, मिला के था। 8 अकाउंट्स और वो यूं कह लो चैप्टर 8 और 11 का एक मिक्सचर सा था, लेकिन 11 का रिफ्लेक्शन ज्यादा था इसमें, ठीक है? चैप्टर 11 का रिफ्लेक्शन ज्यादा था। ये जो अब हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8, जरा पढ़ो एक दफा प्लीज। ये हमने किया भी हुआ है, मैं आपको अगर देखना चाहो तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। हमने ये सारे सवाल वैसे किए हैं, ये रेड लिमिटेड है ना, तो मैं आपको सिर्फ सर्च कर दूं ना अगर रेड लिमिटेड, तो आपको फौरन सवाल आपका आपकी आंखों के सामने आ जाएगा। ये देखें, किस चैप्टर में पढ़ा था हमने ये सवाल? चैप्टर नंबर 11 में, अकाउंट्स एंड एनुअल रिटर्न में, ठीक है? और फिर इसके बाद चैप्टर नंबर 9, ये 9 की बात करूं, फिदा रहमान, तो बेटे ये भी मैंने पढ़ाया था, अगर आप ये देखो, ये देखो, याद आई बात? चैप्टर नंबर 10 फिदा रहमान, जहां हमने कहा था डायरेक्टर इंटरेस्टेड कैसे है, क्योंकि उसके अब्बा जी ने शेयर खरीद लेते हैं, और अब्बा जी कौन है? रिलेटिव में फॉल करते हैं। याद आ गई बातें? तो मैंने आपको सिर्फ याद करवा रहा हूं कि ये हो चुका है सवाल,
और आखिरी सवाल ये चैप्टर 10 से था। देखो पूछा तो 6 मार्क्स का पूछा। आगे ये देखिए, आइडेंटिफाई द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, आइडेंटिफाई व्हेन अ बिजनेस इज मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड, चैप्टर नंबर 2 से। लिस्ट डाउन एनी 3 एक्सेप्शन। तो अगर आपको याद हो कि हमने कहा था 20 से ज्यादा लोग बिजनेस करना चाहेंगे तो फॉर्म नहीं चला सकते, उन्हें कंपनी रजिस्टर करनी पड़ेगी। तो 2 मार्क्स का उसने हमसे ये पूछा है। और फिर 3 की एक्सेप्शन थी, अगर आपको याद हो तो हमने कहा था बाय लॉज अगर कहते हैं तो आप कर सकते हैं, फिर इजाजत है। तो वो एक्सेप्शंस वहां पे लिखी हुई थी, वो 3 एक्सेप्शंस लिखी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10 चैप्टर नंबर 2 से था बेटे। क्वेश्चन नंबर 10 नहीं, बल्कि चैप्टर नंबर 2 तो मेमोरेंडम का है ना, सॉरी चैप्टर 1 से था। आई एम सो सॉरी, चैप्टर 1 बेटे, चैप्टर 1 सॉरी, क्योंकि चैप्टर 2 तो मेमोरेंडम का है। चैप्टर 1 में बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंपनी थी, वहां पे हमने ये पढ़ा था। 2 में तो सिर्फ हमने सीधी सीधी मेमोरेंडम क्लॉजेज, आर्टिकल क्लॉजेज और उसकी चेंजेस वो पढ़ी थी। तो चैप्टर 2 नहीं, चैप्टर 1 था ये। तो चैप्टर 1 से कितने मार्क्स आए? 5 मार्क्स। क्या समझ आ रही है? ओके, शुक्र है। और ये सवाल भी हम पढ़ चुके हैं, जरा देखो। उन्होंने कहा स्टेट द रिक्वायरमेंट रिलेटिंग टू द अपॉइंटमेंट एंड सब्सिक्वेंट एंड रिमूवल ऑफ सब्सिक्वेंट चीफ एग्जीक्यूटिव। तो सब्सिक्वेंट के हवाले से आपने सारी बातें बता दी कि उसकी अपॉइंटमेंट कैसे होगी, उसकी रिमूवल कैसे होगी। उसकी अपॉइंटमेंट तो बड़ी सिंपल है, जब बोर्ड बन जाएगा तो 14 दिनों के अंदर अंदर इलेक्टेड डायरेक्टर इलेक्शन हो गए, 14 डेज के अंदर अंदर आपने चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करना है, उसमें से एक इलेक्ट करना है, अपॉइंट करना है, बल्कि इलेक्ट क्या अपॉइंट करना है, या बाहर से ले आओ, तुम्हारी मर्जी है। और उसका टेन्योर कितने साल का होगा? 3 साल का। हाँ, जल्दी रिमूव करना चाहो कर सकते हो। हाँ, उसको रिमूवल उसके फिर 3 लोग थे कि रिमूव करना चाहे डायरेक्टर भी रिमूव कर सकते हैं, मेंबर भी रिमूव कर सकते हैं और गवर्नमेंट भी रिमूव कर सकती है। याद आई बातें? कितने नंबर का सवाल? 4 मार्क्स का, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर 4 से आ रहा है। ये पार्ट ए की बात कर रहा हूं, चैप्टर 4 भी पार्ट पढ़ के बताइए किस चैप्टर से पूछा उसने, जरा देखिएगा। जी, डायरेक्टर रिपोर्ट में मैंने आपको एक सेक्शन पढ़ाया था अगले दिन बैठ के, बिजनेस रिव्यू सेक्शन, और मैंने कहा था बेटा खुद पढ़ लो, क्योंकि ये एक दफ़ा पेपर में पूछा गया, हालांकि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ये पेपर में नहीं आना चाहिए था। तो बेटा वो 4 नंबर, ये एक्चुअली चैप्टर नंबर 11 से पूछा गया। तो चैप्टर 11 से 2 सवाल आए हैं, एक ये 4 नंबर का, अगर आप गौर करो तो एक हमने ऊपर पढ़ा है ये ट्रांसमिशन वाला, 4 और 9 13 नंबर का सवाल फ्रॉम चैप्टर नंबर 11। अब आपको कंपोजिशन आपकी आंखों के सामने आ गई है कि कंपोजिशन क्या है। कुछ चैप्टर इग्नोर हो गए हैं, जिस चैप्टर 6 कुछ नहीं आया, चैप्टर 7 कुछ नहीं आया, चैप्टर 2 से कुछ नहीं पूछा। देख रहे हो, यही मैं, एम आई राइट अबाउट इट? 2, 6, 7 कुछ नहीं पूछा, 9 नहीं पूछा। इस टाइम में 2, 6, 7, 9 से कोई सवाल नहीं आया। एम आई राइट अबाउट इट? कोई ऐसा सवाल तो नहीं है। बाकी सारे पेपर पूछ लिए उसने, लेकिन क्या आप इग्नोर कर दें 2, 6, 7, 9 को? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगला अगला भी मैं तुम्हें दिखाने लगा हूं। ये तो था स्प्रिंग का पेपर, मैं ऑटम के पेपर पे आता हूं। आपको एग्जामिनर की डाइवर्सिटी पता लग जाएगी, डाइवर्जन्स पता लग जाएंगी। चलें अगले पेपर पे। ये वो था जो मैंने कराया हुआ था, इसलिए मैंने इस पर ज्यादा तवज्जो आपको दिलाई है उस पॉइंट के ऊपर कि मार्क्स एलोकेशन कैसे हो रही है। तो जरा आए चैप्टर नंबर अगले पेपर के ऊपर चलते हैं। ये था स्प्रिंग का, हम आगे चलते हैं जी पेपर, अगले पास पेपर पे, ऑटम 2022। लें जी, ऑटम के पेपर पे आते हैं और दोबारा से शुरू करते हैं ऑटम का पेपर यहां से। क्वेश्चन नंबर 2 ये मैं करवा चुका हूं, बल्कि 2 जगहों पे करवाया है। चैप्टर नंबर 1 में भी, और चैप्टर नंबर कौन सा था वो वाला, डायरेक्टर वाला, चैप्टर 3 में भी। ये चैप्टर 1 और 3 का कॉम्बिनेशन था। पढ़ो, ये वही वाला उबैद वाला जिनका एक्सीडेंट हो गया था। तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर भी कम हो गए थे और मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर भी कम हो गए थे। याद आई बातें? चैप्टर 1 में भी बड़ा सवाल सेम, चैप्टर 3 में भी बड़ा सेम सवाल, जहां पे कैजुअल वैकेंसी ऑफ डायरेक्टर है और मेंबर पूरे करने जरूरी हैं। अगर मेंबर पूरे ना किए तो अल्टीमेटली क्या नुकसान होगा? आपके पास वही रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी, वो पेनल्टी आ जाएगी जो डिफाइंड है, और आप वाइंडिंग अप की तरफ भी जा सकते हो। सो चैप्टर नंबर 1 एंड 5, 1 एंड सॉरी 1 एंड 3 माजरत 1 एंड 3 जी, क्लियर। 8 मार्क्स का पेपर 1 एंड 3 के कॉम्बिनेशन से था। ये मैं करवाया हुआ है, इसलिए प्लीज मैं
ऐसा ना बिहेव कीजिएगा कि मैं शायद आपको गुजार रहा हूँ, नहीं नहीं, ये हमने किए हुए हैं, ये हमने क्लास में डिस्कस किए हुए हैं। अगला पेपर पढ़ते हैं, जरा प्लीज पढ़िए। कहता है ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रोविजंस रिलेटिंग टू क्वार्टरली फाइनेंशियल। ना यहीं से जिक्र हो गया, क्लियर हो गया कहां से सवाल आ रहा है। चैप्टर, मैं चैप्टर एक्चुअली पहुंचना चाह रहा हूं, चैप्टर 11 अकाउंट्स एंड रिटर्न। अकाउंट्स में हमने क्वार्टरली अकाउंट्स पढ़े थे। उसने क्वार्टरली अकाउंट्स ऑफ अ लिस्टेड कंपनी, योर आंसर शुड कवर नंबर 1 टाइम फ्रेम विद इन विच क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड एंड द रिक्वायरमेंट फॉर इट्स रिव्यू। लो जी, तीनों के बारे में बताना है, Q1 Q2 Q3 के बारे में बता दें। Q1 एंड Q3 जो है वो 30 डेज में और Q2 के लिए 60 डेज हैं। Q2 का रिव्यू है, उसका टाइमलाइन इसलिए ज्यादा है। अगली बात, रिक्वायरमेंट फॉर अप्रूवल एंड ऑथेंटिकेशन, तो हमने पढ़ा था जो अकाउंट्स अप्रूव करते हैं वही क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी अप्रूव करते हैं। मतलब एक डायरेक्टर, एटलीस्ट वन डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंपनी, और इफ इट इज अ लिस्टेड एक्चुअली तो इट्स अ CFO एज वेल। रिक्वायरमेंट फॉर पब्लिकेशन एंड ट्रांसमिशन, तो वही बातें जो बाद में वाली थी कि आपने कैसे पब्लिश करना है, वेबसाइट पे भी डालना है, उस फलां को भी कॉपी भिजवानी है, तो वो वाली बातें। तो 2, 2 और 4, 6, 8 मार्क्स का क्वेश्चन चैप्टर नंबर 11 से, नहायत आसान सवाल। ये वो मार्क्स हैं जो मुफ्त के हैं, प्लीज़ इसमें अब ज़रा मैं उस तरह भी बात किया करूँगा, क्या ये हम कर सकते थे, डूएबल थे, नहीं थे, तो ये डूएबल सवाल था, बहुत आसान, कि शुरू में हमारे 15 मिनट्स में हमारी सिलेक्शन का मरकज़ होना चाहिए था इसे। यानी जब मैं फर्स्ट 15 मिनट में पेपर रीड कर रहा हूँ तो मुझे इसको हाईलाइट करना है कि मुझे ये पहले करना है, क्योंकि मेरा दिमाग नहीं लगेगा इसमें, इसमें मुझे कोई ट्रिक नहीं है, मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड अपना याद किया हुआ नॉलेज शेयर करना है। याद आई बात, समझ आई बात। अगली बात, अब मैं जरा इस एंगल से भी डिस्कस करूंगा पेपर को। ये देखिए जी, ये एक सवाल था जो मैंने क्लास में ही रिसेंटली करवाया चैप्टर 8 पढ़ाते हुए, अगर आपको याद हो, वो जो अनस बाबर दिलावर वाला था और प्रॉक्सी के ऊपर बात पड़ी साथ में, और प्रॉक्सी के साथ क्या था, एक और कॉन्सेप्ट था, अगर आप देखो गौर करो, वाइंडिंग अप वाला टॉपिक टच हो रहा था। याद आई बात, ये मैंने रिसेंट वाइंडिंग अप में करवाया शायद ये सवाल, मैं आपको याद दिलाने के लिए, कीनो लिमिटेड है जी, ये देखो, ये मैंने रिसेंटली कराया, ये देखो बेटे, कीनो लिमिटेड वाइंडिंग को, और ये मैंने आपको करवाया भी, ये देखो वाइंडिंग अप में है, ये देखो चैप्टर वाइंडिंग अप, मैंने वाइंडिंग अप में करवाया, मुझे याद आ गया, क्योंकि ये देखो, ये वो सवाल था जिसमें मैंने आपको सिखाया था कि वाइंडिंग अप दो तरह की होती है वॉलंटरी। नंबर 1, जो ड्यूरेशन स्पेसिफाइड है और ड्यूरेशन खत्म हो गया तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करो और बंद कर दो कंपनी, और दूसरा था कि कोई पीरियड स्पेसिफाइड नहीं है, टाइमलाइन स्पेसिफाइड नहीं है, तो क्या करें, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके बंद करते हैं। तो ये वो सवाल में आके फिर मैंने कहा था ये बड़ा प्यारा सवाल था, और इसमें उसने प्रॉक्सी को टच किया था जिसके आवर्स पूरे नहीं हो रहे थे। याद आई बात बेटे, तो ये मैंने क्लास में ही करवाया था आपको सवाल, तो मैं वापस पास पेपर पे आ गया हूँ, आने लगा हूँ। ये हमारा पास पेपर है ये वाला। सो ये सवाल आया चैप्टर 12 से, लेकिन मैं कहूंगा ये चैप्टर 12 से नहीं था खाली, ये चैप्टर 12 और चैप्टर नंबर 8 के कॉम्बिनेशन से था, क्योंकि प्रॉक्सी चैप्टर 8 में है। याद आई बात, प्रॉक्सी चैप्टर 8 में है, रेजोल्यूशन की बात चैप्टर 8 में। हाँ, छोटी सी बात वाइंडिंग अप की वहां पे है, तो इसलिए वाइंडिंग अप प्लस चैप्टर 8 मीटिंग। तो मैं कह सकता हूं इस 10 मार्क्स में ना बेटे तकरीबन कोई 3 मार्क्स जो हैं वो बिलोंग करते हैं चैप्टर 8 से, बाकी मार्क्स बिलोंग करते हैं चैप्टर 12 से। क्लैरिटी आ रही है चीजों में। और अब अगर ये सवाल मैं कहूं तो ये वो सवाल था जिसको बहुत स्टार्ट में नहीं करना चाहिए था, इससे पहले एक दो सवाल हो जाने चाहिए जो मुझे कॉन्फिडेंस दें, मेरा मोरल बूस्ट करें, और उसके बाद मैं ये सवाल करूं, मैं कर लूंगा। थोड़ा सा ट्रिकी था ना, ज्यादा नहीं था, थोड़ा सोचने वाला था, प्लानिंग वाला था। क्या बात समझ आ रही हो, प्लेसमेंट समझ आ रही है, जो मैं इसको प्लेस नहीं कर रहा शुरू में, मैंने प्लेस किया अभी तक सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 को। सो मैं प्लेस करके बैठाऊंगा मुझे पहले क्या करना है, तो क्वेश्चन नंबर 3 मुझे पहले करना है, ठीक है, एमसीक्यूज करने हैं, क्वेश्चन नंबर 3 करना है। आगे चलिए, मैं अभी कुछ नहीं कर रहा और लो जी, अभी 1 मिनट के लिए मैं जरा घूम फिर के ऊपर से आऊं जरा, मैं जरा, ताकि मैं पहले जरा वो बताऊं कि 15 मिनट में मैं पहले क्या सोच के अपने आप को क्या प्लान करूंगा, फिर मैं आके वापस शुरू से तरतीब से शुरू हो जाऊंगा। मुझे देखो, मुझे ये बताओ, सारा कुछ छोड़ो, बड़ा जो भी लिखा हुआ है, वैसे तो ये भी बहुत आसान है, लेकिन जरा 7 पढ़ो। क्या मैं इसमें दिमाग लगाने की मुझे जरूरत है? क्या मुझे इसे शुरू में प्लेस नहीं करना चाहिए सवाल को? ये वाला क्वेश्चन 8 मार्क्स का सवाल, आप खुद गौर करो,
अगर मैं आपको इस तरह समझाऊं, यहाँ पे अगर ये नजर आ रहा तो 15 मार्क्स के एमसीक्यूज हो गए। अभी जो ऊपर सवाल देखे हैं वो कितने नंबर का था बेटे? और ट्रांसमिशन वाला, वो जो ऊपर काउंट्स वाला था चैप्टर 11 से, वो कितने का था? 8 मार्क्स का। तो बेटे देखो, मैं आंखें बंद करके वो 8 मार्क्स पहले करूंगा। कितने क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 3। हाँ, और अभी मैं इस सवाल पे आंखें डाल लूंगा फौरन और क्वेश्चन नंबर 7 8 मार्क्स का ये करूंगा। आप मेरी स्ट्रेटेजी देखना कि मैं क्या करूंगा अपने आप को उस कंफर्ट जोन में लाने के लिए, जो कि एग्जाम हॉल में बहुत जरूरी है सक्सेस के लिए। तो मैं ले आया अपने आप को एक और सवाल में। अब आगे चलता हूं। अच्छा, मैं अगर ये ऊपर वाला पढ़ूं तो मैं शायद ऊपर वाला भी कर लूंगा। देखना जरा, पढ़ना प्लीज। स्ट्रेट सवाल है, कुछ पूछा नहीं हुआ, डटा है। लेकिन ये बता दो कौन से चैप्टर से पूछा है? कहां पे जिक्र है बुक क्लोजर का? चैप्टर नंबर 9 में, डिविडेंड वाले चैप्टर में। वहां मैंने आपको डिटेल में समझाया था बुक क्लोजर कैसे होता है। याद आई बात? तो ये कोई रॉकेट साइंस क्वेश्चन नहीं है, बुक क्लोजर का सवाल पूछ रहा है, जो मैंने बहुत डिटेल में चैप्टर नंबर 9 में पढ़ाया था। जब हम डिविडेंड की एंटाइटलमेंट पढ़ रहे थे, वहां पे एक वर्ड आया था बुक क्लोज। तो हमने कहा था बुक क्लोज जितनी मर्जी देर के लिए करो, लेकिन मैक्सिमम पूरे साल में 30 दिन है, 15 दिन की एक्सटेंशन ले लेना, 45 दिन है, इससे ज्यादा बुक्स क्लोज नहीं कर सकते। क्या याद आई बातें? तो मैं अगर कहूँ कि ये 6 नंबर भी मैं अचीव कर लेता तो ये 6 मार्क्स भी आ जाते मेरे पास। मैं इसी में तरतीब देता अपने आप का मोराल बूस्ट करने के लिए। अच्छा, मैं अभी भी बाज नहीं आया। ये देखो जरा, क्या ये डेफिनेशंस मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं गिवन? अगर आती हैं तो मैं लिख नहीं सकता क्या? डिविडेंड के चैप्टर से पूछिए, पेइंग एजेंट क्या होता है, वर्किंग डे क्या है, मैनर ऑफ पेमेंट ऑफ कैश डिविडेंड क्या है। इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तो रट्टे वाली बात है। तो क्या मैं 5 नंबर ये भी ले सकता था अगर मुझे आते होते? क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट। और मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं भी आसान आसान क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ। लो जी, 8 का ए पार्ट भी हो गया। और देखो, मुझे कोई और आसान सवाल मिल सकता है कोई? अच्छा, ये देखो, मुझे मॉर्गेजेस में भाड़ में जैसा सवाल क्या है, मैं ये पढ़ के 3 नंबर ले सकता हूँ? पढ़ो जरा, लिस्ट एनी 6 मॉर्गेज इन चार्ज व्हिच आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। ये 3 नंबर ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता? अगर मुझे याद है तो ले सकता हूँ ना। तो मैं अज्यूम करूँ ये चीजें याद है मुझे, तो मैं करता क्वेश्चन नंबर 11 का ए पार्ट और उसके 3 नंबर भी ले लेता। मैं छोड़ देता बी पार्ट, मैंने पढ़ा भी नहीं, मैंने आपके सामने पढ़ा नहीं पढ़ा, मैं छोड़ देता पार्ट। अब जरा देखो, अगर मैं ये सब चीजें करता, प्लानिंग कर लेता और इन सवालों को पहले करता, तो जरा मेरे मार्क्स देखो। 15 और 8, मेरा मैथ बहुत कमजोर है, प्लीज हेल्प करना। 15 और 8, 23 और 8, 31, 6, 37, 37 और 5, 42, 42 और 3, 45 मार्क्स। अब 45 मार्क्स के बाद जब मैं बेटे सवाल करने जाता और मैं करता ये वाला सवाल, क्या मैं कर सकता था? ये तो डूएबल, अब तो डूएबल था। बाकी बेशक पेपर जिस तरह मर्जी हो, ये डूएबल था उस वक्त, क्योंकि मेरा माइंड इतना चल चुका होगा 45 में। 45 का मतलब पता है क्या? अगर मैं इसे 1.8 जो रूल है आपका, चलो 2 से भी मल्टीप्लाई करूं, 2 से मल्टीप्लाई करूं मिनट्स, तो 90 मिनट्स चाहिए तुम्हें इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। एलोकेटेड टाइम जो है तुम्हारे पास, अब 90 मिनट्स का मतलब 1 घंटा 30 मिनट, 1.5 घंटे का पेपर तुम्हारे पास हलवा है, हलवा, जो पहले 15 मिनट में तुमने डिसाइड कर लेना। और एक और मजे की बात, जब 15 मिनट में तुम्हें यह पता लग गया ना कि मैं 1.5 घंटा सुकून से पेपर कर सकता हूं, तुम वैसे ही कंफर्ट जोन में आ जाओगे। तुम्हारे हाथ अलाइन नहीं होते दिमाग के साथ, दिमाग चल रहा है, हाथ नहीं चल रहा, प्रेशर है, एनवायरनमेंट इतना कंफर्टेबल नहीं होता आपके लिए। ह्यूमन बींग्स है ना, हमें अलाइंस करने में थोड़ा टाइम लगता है तो तब ये आपको सवाल आपकी हेल्प कर रहे हैं। मैं पेपर की स्ट्रेटेजी समझा रहा हूँ, कैसे पास करना है। आसान है पास करना, हर पेपर में ऐसे मुफ्त के नंबर हैं। बच्चा पता है कहाँ कंफ्यूज होता है? वो कहता है मैंने क्वेश्चन नंबर अगर फॉर एग्जांपल 11 शुरू किया ना, मैंने बी पार्ट भी साथ करना। भाई क्यों करना है? जब तू 11 का ए करके चले जा, जब अगली बार अगला पार्ट करने लगे तो अगले पेज पे कर ले, क्या फर्क पड़ता है? एग्जामिनर का मसला है, उसने तेरा पूरा पेपर कंपाइल करके एक जगह लेके जाना है, लेता जाएगा, उसकी जिम्मेदारी तेरी नहीं है। तू सवाल कर, सिर्फ हर क्वेश्चन पेपर के ऊपर, पेज नंबर के ऊपर क्वेश्चन नंबर लिख दे सिर्फ क्लियरली, और कर सवाल तो खुल के। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो बेटे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सो इस तरह के सवाल आपने हर पेपर में ढूंढने हैं। मैं आपको पिछले में भी ढूंढ के दे सकता था, अगले में ढूंढ लेते हैं दोबारा एक और, लेकिन अभी समझ आइए बात की। अब मैं अगर ये वाला सवाल करता 7 और 3 10,
तो बेटा खुद गौर करो, मैं 55 तक आराम सुकून से आ जाता। अब कोई भी मुश्किल सवाल आए तो इतना तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ इस लेवल के ऊपर, स्टेज 2 पे, कि कुछ सवाल होंगे जो मेरे लिए चैलेंजिंग होंगे। लेकिन अब ये देखो कि जब तक आप 55 क्रॉस कर चुके होगे, यहां से कहां पे पहुंच चुके होगे, आपके ये सुकून में होगा। अब आपके सामने एक तो पहली बात, 1.5 घंटा गुजर चुके हैं, दिमाग चलना शुरू हो गया, अब प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है, ठीक है। और अब आप चैलेंजेस एक्सेप्ट करने को तैयार हो, एनवायरनमेंट आपके लिए कंफर्ट जोन में आ चुका है, ठीक है, हाथ दिमाग के साथ अलाइन हो चुका है। अब आप जो सवाल पढ़ोगे ना, जो वो ट्रिकी सवाल, तो वो क्रैक ज्यादा इजीली क्रैक हो जाएगा। एग्जामिनर के ट्रिक्स जो हैं वो आप क्रैक कर लोगे, शायद शुरू में पढ़ते ना करते। बच्चा फेल इसलिए हो रहा है कि वो सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन बड़ी पुअर है उसकी। वन ऑफ द रीजन, मैं ये सारी नहीं कह रहा, वन ऑफ द रीजन, ठीक है। अब यहाँ पे एक और फैक्टर है, ह्यूमन फैक्टर, वो मैं निगेट करवाना चाहता हूँ। ऐसा अगर लगे कि यार देख 5 नंबर का सवाल आ गया, मैंने चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ था, उसको अपने ऊपर हावी नहीं कर लेना प्लीज। मुझे अगर इसमें से ये 3 नहीं भी आते हुए कोई मसला नहीं बेटे, तूने फोकस करना है 42 के ऊपर। फॉरगेट अबाउट 3, 5, 10 तक परेशान होने की जरूरत नहीं है, सुकून में रहना। 90 से पास हो जाता बंदा, 80 से पास हो जाता बंदा, लॉ है, मैथमेटिकल है। मैं इतनी इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि मैं तो 70 पे भी पास करता रहा हूँ। लॉ मेरी स्ट्रेंथ थी तो इसलिए मैं 70 पे भी पास करता था, बाकी तो मुझे आता ही नहीं होता था, ठीक है। रीज़न बिहाइंड मुझे पता होता था जितने किए उतने अच्छे किए हैं। लॉ में यही तो आसानी है कि जितना किया अच्छा किया, ये अब जितना करते आप ये अच्छा होता पेपर, ये आपको वैसे ही 30-40 की रेंज में ले जाता। अब आगे आपने 10-15 नंबर लेने हैं पास करने के लिए, वो तो आप ले ही लोगे यार एवरेज नंबर्स। चलूं अब जरा तरतीब से आऊं दोबारा। लो जी, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 पे आते हैं बेटे। अब पढ़े जी 5 चैप्टर। अब भी आपको कुछ सवाल ऐसे मिलेंगे जो आपको लगेगा यार ये सवाल भी हो सकते थे, लेकिन अब पेपर करने के बाद, जी मतलब बाकी पेपर करने के बाद, ये सवाल हमने शायद किया हुआ है पेपर का। अगर आप देखो जरा गौर करो, पढ़ो, मुझे याद करा देना आपने किया हुआ है। कंपनी याद है, इनकॉर्पोरेशन थी, फर्स्ट एजीएम आनी थी, फर्स्ट एजीएम पे सब ने रिटायर होना था, ये हमने करवाया, मैंने क्लास में करवाया आपको सवाल। तो ये वही सवाल है। ऑल्दो इट वाज अ बिट ट्रिकी क्वेश्चन, लेकिन डूएबल था आफ्टर ऑल दीज। याद आई बात 7 नंबर, डेट्स सिरेमिक लिमिटेड। ये भी मैं अगर आपकी तसल्ली के लिए आपको दिखा देता हूं बेटे। ओहो, ये देखिए, ये मैंने करवाया हुआ आपको, ठीक है। और ये हमने चैप्टर नंबर 11 में किया था, उसने 11 में प्लेस किए अकाउंट्स के हवाले से। हालांकि ये चैप्टर 8 से भी सवाल है एक्चुअली, 8 से, डायरेक्टर से, मिक्सर सवाल है ना। आप जब बात करते हो कि पहली एजीएम पे डायरेक्टर ने रिटायर हो जाना है, तो ये बात कहाँ लिखी हुई है? डायरेक्टर के चैप्टर में। तो टेक्निकली आप कंसोलिडेटेड नॉलेज लेके आ रहे हो, डायरेक्टर का, मीटिंग का, अकाउंट्स का। तो ऐसे कहना ज्यादती होगी कि 11 में कवर है, ऐसा नहीं है। ये 3, 8 और 11 से आ रहा है आंसर। आपको वो आउट ऑफ द बॉक्स लेके आ रहा है कि भाई बॉक्स से बाहर सोचो। जब मैं बात करूं तो डायरेक्टर के बारे में भी सोचो, मीटिंग के बारे में भी सोचो, और अकाउंट्स के बारे में भी सोचो। क्या मैं समझा पा रहा हूं आपको? ओके। सो ये सवाल हमने किया हुआ था पास पेपर का। अगले सवाल पे आते हैं। ये मैं ऑलरेडी नोटिस ऑफ द मीटिंग को डिस्कस कर चुका, अब बुक क्लोजर को डिस्कस कर चुका हूं, वाइंडिंग अप को डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है। आगे चलूं, ये भी मैंने डिस्कस कर लिया। ये सवाल मैंने भी रिसेंटली कुछ दिन पहले करवाया, सीपीएल वाला, ये भी क्लियर हो गया। लो जी, इस सवाल पे आते हैं। अब ये सवाल भी मैं करवा चुका हूं, चेरी लिमिटेड वाला, अगर आपको याद हो पढ़ के देख लो, मैं करवा चुका हूं। इन 2 पेपरों में तो मैं तसल्ली देनी थी आपको सिर्फ, असल में हम अब अगला पेपर करेंगे। इन 2 में तो तसल्ली थी ज्यादा। याद आई सवाल कि मैं याद कराऊं? चेरी लिमिटेड, लो ये देखो मैं आपको याद कराता हूं। ये देखो, ये हमने किस चैप्टर में मैंने पढ़ाया? चैप्टर 10 में आपको चेरी लिमिटेड वाला।
याद आई बात? आज तो इनकार भी नहीं कर सकते, रोजे मैशर बना हुआ है, साथ ही अमालनामे पीछे वाले खोले जा रहे हैं साथ साथ। मजाक कर रहा हूँ कि इनफैक्ट ये हमने सवाल साथ साथ किए हुए हैं बेटे। याद आ गया सवाल? डिस्कस करूं कि चलूं आगे? ये डिस्कस हुआ है क्लास में। क्वेश्चन नंबर 11 का ए पार्ट तो हमें क्लियर है, बी पार्ट हमने क्लास में ही पढ़ा था। जरा देखो प्लीज, अगर आपको याद आए तो मैंने आपको समझाया था कि मॉर्गेज हो रहा है, प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन पाकिस्तान, देखो ना, फैक्ट्री बिल्डिंग सिचुएटेड इन कोयटा, याद आई बात? मैंने पढ़ाई थी। और फिर मैंने कहा था शोरूम सिचुएटेड इन लंदन, तो वो था कि प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड पाकिस्तान। तो वो स्केच याद आया कि मॉर्गेज और चार्ज क्रिएट करना हो पाकिस्तान में, प्रॉपर्टी भी पाकिस्तान में हो, चार्ज क्रिएट करना हो पाकिस्तान में, प्रॉपर्टी पाकिस्तान से बाहर हो या पाकिस्तान के अंदर हो। तो ये वही बात थी कि चार्ज क्रिएट हो रहा था मैंगो बैंक लिमिटेड के साथ और पाकिस्तान में चार्ज क्रिएट हो रहा था, लेकिन मसला ये था कि 300 का लोन था, 350 की प्रॉपर्टी थी, लेकिन 350 मिलियन 350 मिलियन जो है उनमें से कुछ प्रॉपर्टी जो सिचुएटेड इन पाकिस्तान थी और कुछ सिचुएटेड इन लंदन थी। तो ये क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 7 से आया था पेपर। और अगर आप जरा गौर करो, जरा एक हाइट ऑफ एक्सट्रीमिस्ट कह लो, 3 मार्क्स, 6, 9, 10, 11 मार्क्स का पेपर फ्रॉम चैप्टर नंबर 7 मॉर्गेजेस एंड चार्जेस, जिसको मुंह भी नहीं लगाता कई दफा। अभी पिछले पेपर में मुंह भी नहीं लगाया, ये पिछले पास पेपर में मुंह भी नहीं लगाया इसने, ऐसे ही हुआ है ना, इग्नोर मारा है। और इसमें 7 नंबर, और नहीं 7 नहीं बल्कि 11 नंबर। ये है एग्जामिनर का एटीट्यूड या पैटर्न कि नहीं पूछना तो नहीं पूछना, और पूछना तो फिर दबा के 11, 12, 13 नंबर का पूछना, कि बच्चा वहीं पे सोच बैठे कि लो जी फेल हो गया। ये साइकोलॉजी है ना, वो खेलता है नर्व सिस्टम के साथ कि यार मैं इसको एक पेपर दूंगा और इसको ना आता हुआ तो बच्चा क्या करता है, कंफ्यूज हो जाता फौरन। मैंने कहा आपने 10-12 नंबर तक कंफ्यूज नहीं होना, सुकून में रहना है कि आपको बाकी 90 आता है, यू कैन पास from around 90 marks, you can pass that easily। क्या मेरी बात पल्ले पड़ रही हैं बातें? लो जी इसके साथ ही ऑटम 2022 इख्तिताम हुआ, हम अगले पे आते हैं, स्प्रिंग 2023। लो जी, अब एक काम करते हैं, हम इस पेपर में भी सबसे पहले वही एक्टिविटी करते हैं कि हम जरा ढूंढते हैं कि कोई आसान सवाल मौजूद हैं या नहीं। ठीक है, तो एमसीक्यूज करेंगे। चलो मैं यहाँ पे मैं भी स्केच बनाता हूँ, जस्ट अ मिनट। सो हम भी यहाँ पे एक स्केच बनाते हैं। लो जी, एमसीक्यूज करेंगे सबसे पहले, उसके बाद देखते हैं हम क्या करेंगे। जरा आसान सवाल ढूंढेंगे ना, ताकि हमारा जिंदगी आसान रहे। क्वेश्चन नंबर 2 तो मुझे देखने में डर लग रहा है, मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, अभी मैंने पढ़ा भी नहीं क्या है, लेकिन मैं छोड़ रहा हूँ, डर लग रहा है। ये बहुत बदतमीजी थी वैसे जी, माजरत के साथ, कहने को 5 नंबर है लेकिन मैं इसे नोट नहीं करूंगा क्योंकि ये बहुत ही बदतमीजी है। पेनल्टी वे में पूछने का तरीका नहायत अब्सर्ड तरीका था, तो मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करता कि प्रोस्पेक्टस मिसलीडिंग है तो क्या सजा होगी। दिस इज़ नॉट द राइट वे, इसलिए एग्जामिनर को इस पर शर्मिंदा होना चाहिए। मैं इसको 5 नंबर नोट नहीं करूंगा क्योंकि यूजुअली पेनल्टी मैं खुद कटवा देता हूँ। ऐसा ही है जी। लो जी, मैं छोड़ रहा हूँ ये भी सवाल, ये भी बड़ा मुश्किल सा लग रहा है। ये तो काफ़ी पेपर मुश्किल सा लग रहा है। ओ इसका मतलब पेपर आसान नहीं था, लेकिन फिर भी हमें 10 नंबर तो नजर आई गए, ना चाहते हुए भी ये 10 नंबर तो मिल ही गए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन, बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन, और आखिर में पूछा मुझे बताइए अप्रूवल एंड ऑथेंटिकेशन ऑफ दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वही बोर्ड डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव। ये 10 नंबर मैं लिख सकता हूँ अपने साथ आसान। क्वेश्चन नंबर 7 का, चलो मैंने कहा यार ये आसान लग रहे हैं। अच्छा, आगे कुछ और सवाल आसान है लेकिन लेंथ बहुत ज़्यादा है, चलो कोई बात नहीं, ना मिले, ये तो कुछ मिला ना। ये पढ़े ज़रा, लिस्ट एनी फोर्स एंड वैल्यू द चीफ एग्जीक्यूटिव द कंपनी शैल नॉट बी पेनलाइज्ड इफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज नॉट मेड। याद आई बातें कि वो सिनेरियोज थे जहाँ पे डिविडेंड ना भी पे करें तो चीफ एग्जीक्यूटिव जिम्मेदार विदहेल्ड किया जा सकता है। याद आई बातें? कितने नंबर का सवाल? 4 मार्क्स। अगला सवाल पढ़ो जरा। 10 कंटेंट बता दें डायरेक्टर रिपोर्ट में लिखने के लिए। चैप्टर नंबर 11 डायरेक्टर बोर्ड के कंटेंट पूछे हैं, कितने नंबर हो गए? ये ले सकता हूं मैं नंबर मुफ्त के? बेटा याद, मैं अज्यूम कर रहा हूं हमने याद किया हो, तैयारी करके गए हम। 11 नंबर आ सकते हैं बेटे
इसमें से 4 मार्क्स उसने पूछे हैं हमसे डिविडेंड वाले चैप्टर से। ये क्वेश्चन नंबर 9 का ये पार्ट ये पूछा है उसने डिविडेंड वाले चैप्टर से, और मतलब चैप्टर 9 से। और बेटे उसने जो नेक्स्ट 7 मार्क्स का सवाल पूछा है क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट, ये उसने पूछा है चैप्टर नंबर 11 से। क्लैरिटी आ रही है बेटे? तो देखो मैं करते करते भी कहीं ना कहीं तो रींगते रींगते पहुंच ही रहा हूं। आगे चलिए, कोई बात नहीं। ये देखो अब ये मैंने करवाई हुई है आपको, ऑल्दो ये बड़ी बदतमीजी है लेकिन करवाई हुई है, जरा देखो। लिस्ट डाउन द सर्कमस्टांसेस व्हेन द कंपनी इज अनेबल टू पे इट्स डेट। 3 बातें बताई थी, याद आई? और आगे क्या पूछा? आल्सो डिस्कस द कंडीशन व्हिच अ प्रोस्पेक्टिव क्रेडिटर वुड हैव टू मीट इफ इंटेंड टू फाइल एन एप्लीकेशन फॉर वाइंडिंग अप। क्या करना पड़ेगा क्रेडिटर को? बड़ी दफा सवाल पूछा आप लोगों ने मुझसे, माज नहीं पूछा बड़ी दफा। सर ये सिक्योरिटी किस चीज की है? सिक्योरिटी जमा करानी पड़ेगी ऑफ द कॉस्ट ऑफ द वाइंडिंग अप। उसके बाद अगर कोर्ट को रीजनेबल लगा तो कोर्ट इजाजत देगा कि हाँ भाई वाइंडिंग अप कर लो, और उस दौरान कोर्ट प्रोस्पेक्टिव और कंटिजेंट दोनों लायबिलिटी को शामिल करेगा। याद आई बात? बड़ी दफा सवाल पूछा इसने मुझसे, 2 दफा सवाल पूछा गालबा। सो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 10 8 मार्क्स का ये वो सवाल है जो वाइंडिंग अप से आया। फिर ये सवाल भी बदतमीजी ने वाइंडिंग अप से पूछा, जरा पढ़िए। हालांकि मैंने ये बोला कि जरूरत नहीं है इसको, ये भी मुझे बदतमीजी लगती है आई कैप की कि नहीं पूछना चाहिए था। अनलॉफुल एक्टिविटीज क्या हैं? ये वही थी पॉन्जी स्कीम्स, MLM, ये सारी वो बातें थी। हालांकि नहीं बनता ये सवाल। वंस अगेन मैं डिस्करेज करता हूँ कि ये सवाल और ऊपर वाला सवाल नहीं बनता। आई कैप को शर्म आनी चाहिए जिसने पेपर सेट किया कि तो हम स्टूडेंट से क्रैमिंग नहीं करवा रहे। रीजनेबल क्वेश्चन पूछो, इसकी जगह कुछ और सख्त सवाल पूछ लो, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है। सो टेक्निकली 8 और 5 12 मार्क्स जो हैं चैप्टर नंबर कहाँ से आए हैं? 12 से। तो मैं अगर शायद इसमें से ये कर पाता, ये शायद ना कर पाता, मैं अज्यूम कर लेता हूँ। मैं नहीं शुमार कर रहा इस 5 को भी। तो क्वेश्चन 8 मार्क्स क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट से आया है चैप्टर नंबर 12 से। बेटा मैंने नहीं शामिल किया इस 5 को भी, क्योंकि ये भी थोड़ी सी अनयूजुअल बात है कि अनलॉफुल एक्टिविटी नहीं पूछनी चाहिए थी उसे। तो उसमें वो क्या पॉन्जी स्कीम और ये चीज़ें डिस्कस करें हम। चलो जरा टोटल करो अब प्लीज, मैं अभी नहीं कैलकुलेट कर रहा। 25, 29 और 7 36 और 8 4 और 4 44। तो देखो बेटे मैं 10 मार्क्स इग्नोर किए हैं जो मैंने अज्यूम किया है। हालांकि याद कर लेता बच्चा अक्सर, लेकिन मैंने अज्यूम किया कि ये आई कैप ने बदतमीजी की है, इसलिए मैंने नहीं उसे कंसिडर किया। स्टिल आई एम ऑन 44। सारा पेपर खौफनाक नजर आ रहा है बाकी, लेकिन स्टिल आई एम ऑन 44। मैं फिर इसको करने जाऊंगा, 1.25 घंटा कहीं नहीं गया। मैं कंफर्ट जोन में आ सकता हूं। अब मैं आने के बाद और ये 10 नंबर मेरे गए, मैं एज्यूम करके चल रहा हूं 90 का पेपर है, क्योंकि मैं एज्यूम कर रहा हूं, क्योंकि मैंने अगर खुद बच्चे को डिस्करेज किया कि ये नहीं करना और एग्जामिनर ने पूछा हुआ, तो मैं जानता हूं मुझे पूछा हुआ, मैं उस वक्त भी जानता था, लेकिन मैं क्यों करवाऊं बच्चे को जब मुझे पता है कि ये बदतमीजी है। या कि अब दोबारा शर्मिंदा होगा इस बात पे, कभी देगा नहीं सवाल, क्योंकि टीचर कमेंट करता है उसके बाद कि आप क्या कर रहे हो। ठीक है, सो आते हैं जरा वापस। अब मैं शुरू से पेपर में करने की बजाय मुझे ना एक सवाल कहीं ना कहीं थे बातों बातों में, मतलब मैं तो पढ़ के आया हूँ, सॉरी मैं आपके वजह से कह रहा हूँ, स्टूडेंट को, बीइंग स्टूडेंट, मैं अगर ये सवाल पढ़ूँ ना तो मुझे लगता है कि ये मुझे समझ आ जाएगा पेपर वाले टाइम पे। जरा पढ़िए प्लीज। अब ये पहला सवाल है जो हम सॉल्व करने लगे हैं, अदरवाइज इससे पहले सारे पेपर मैं यही कहता रहा हूँ हमने किए हुए हैं। ठीक है, आप लोगों की FR 1 की क्लास तो नहीं है किसी की? फ्री हो आप तीनों? बस बेहतरीन है, पढ़ो पे मुका देते हैं ना चीज़ें, 1-2 चीज़ें हैं मुका देते हैं, दोबारा ना आना पड़े आप लोगों को। मेरे पास 9:30 तक तो टाइम है ही है। बड़ा आसान सवाल है, आप पढ़ोगे तो मुझे यकीन है आप लोगों को समझ आ जाएगा। जी, क्वेश्चन एक बार रीड आउट कर लिया सारा। उसने क्या किया, ऊपर 500 शेयर हैं और मिलियन ऑर्डिनरी शेयर ₹100 के हैं, ठीक है, पर शेयर। इलेक्शन हुए हैं 1 फरवरी को
और ये लोग कैंडिडेट्स थे अदनान अब्दुल्ला अरमगान और तिहामी जो भी है, इतने इतने इनके पास नंबर ऑफ वोट इनको कास्ट हुए हैं और रिजल्ट ऑफ इलेक्शन ये थे कि ये तीनों लोग बोर्ड पे इलेक्ट हो गए। 3 ही ज़रूरत है मिनिमम, 3 इलेक्ट हो गए, अरमगान भाग मतलब आउट हो गया, नहीं जीत सका। अच्छा आगे चलते हैं। ऑन 1 मार्च 2023 ML ने डिसाइड किया कि अदनान अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा या फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तो इसको रिमूव कर देते हैं। कहता है डिस्कस द नंबर ऑफ वोट रिक्वायर्ड बाय अदनान टू रिटेन हिज डायरेक्टरशिप इन दी, वो कितने वोट इकट्ठे कर ले अपनी फेवर में कि वो बच जाए। कहाँ से पूछा सवाल? चैप्टर 3 से, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर से। तो बेटा मुझे बताओ कि हमने क्या पढ़ा था? हमने कहा था कि अगर एक साइड थी कि एक साइड थी इलेक्टेड डायरेक्टर है और एक साइड थी कि अगर आपको याद हो कि अदर देन बाकी सारी चीज़ें एक साइड पे थी। याद आई बात की कुछ? अगर मैं आपके सामने वो स्केच खोल दूं तो आपके लिए अभी सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। ये देखो मैं आपको ये वाले स्केच का जिक्र कर रहा हूँ कि एक साइड पे रिमूवल जो थी वो बिलोंग करती थी कि बंदा आया जब था तो वो इलेक्टेड डायरेक्टर था, और दूसरी साइड पे बाकी तमाम कंडीशंस। ये देखो याद आई बात? तो इलेक्टेड के केस में हमने सिक्योर करना हो तो हम क्या कहते थे कि यार उतने नंबर ऑफ वोट इकट्ठे कर लो जो आखिरी डायरेक्टर जब लास्ट इलेक्शन हुए थे उसको जीतने के लिए जितने वोट चाहिए थे। तो बड़ा आसान प्रिंसिपल हुआ, ये प्रोविजन बताई और उसके बाद मैं आ गया कि देखता हूं कि लास्ट में ये नहीं इलेक्ट हुआ, बाकी तीनों हुए हैं और सबसे कम वोट किसे मिले हैं? 2.5 मिलियन। तो ठीक है, इसमें ये वो मिनिमम नंबर ऑफ वोट है दैट शुड बी casted in favor of Adnan to save him on the board or in CML. क्या ये मेरी बात समझ आई? तो बड़ा आसान सवाल, अब तो मेरा ख्याल अब तो समझ आ जाना चाहिए, तभी उसने नंबर भी कम रखे हुए हैं। अब अगला नंबर देखो 4 मार्क्स। कहते हैं अगर अनअपोज्ड आया होता तो क्या करते? तो अगर आप ये इसी स्केच पे दोबारा आओ तो बेटा मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि अनअपोज्ड आया हो तो क्या करते हैं। फिर उस केस में फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ डायरेक्टर। क्या फॉर्मूला होता है? नंबर ऑफ डायरेक्टर हम उसमें पढ़ते हैं नंबर ऑफ शेयर हेल्ड बाय हिम, हेल्ड बाय द कंपनी। कितने शेयर्स हैं टोटल? 500 मिलियन। ऐसे ही है, 500 मिलियन शेयर्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डायरेक्टर फॉर द टाइम बीइंग। 3 थे नंबर फॉर द टर्म, और फॉर द टर्म भी 3 थे, फॉर द टर्म भी 3 थे, टाइम बीइंग भी 3 थे। ठीक है। अच्छा एक और चीज ये 500 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर ऑफ ₹100 ईच, नहीं पेड अप कैपिटल ऑफ ₹500 मिलियन। इसका मतलब है वो ये कहना चाह रहा है, देखो मेरे से गलती एक हुई है, 500 मिलियन टोटल शेयर कैपिटल है और 100 का शेयर है। इसका मतलब कितने शेयर हुए? 5 मिलियन शेयर। तो मैंने गलती से यहाँ पे 500 लिख दिया है। 5 मिलियन शेयर है और उसमें से देखो 5 मिलियन ऐसे ही है, am I right about it? Has a paid up capital of 500 million rupees, 500 million, ordinary share of rupees 100 each। हाँ बिल्कुल सही है। इसका मतलब 5 मिलियन शेयर्स हैं हमारे पास। क्या बात समझ आ गई? लेकिन अब इसमें से 5 मिलियन में से 5.5 मिलियन नंबर ऑफ वोट कैसे कास्ट होंगे? इसका नंबर ऑफ वोटिंग राइट डिफरेंट हो सकते हैं। लेट मी सी एक मिनट, मुझे इसका ना क्रैक करने दें। ये 500 ही है। has a paid up capital of has a paid up capital of rupees 500 million। यहाँ पे क्लास है कौन सी? ओके कितने बजे बेटे? कितने बजे क्लास स्टार्ट होती है? ओके बेटे बस 5-10 मिनट दीजिएगा। सो 500 मिलियन ही है, ठीक है, और 100 ईच, 5 मिलियन शेयर्स। तो क्या तरीका है भाई? 5 मिलियन नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय डायरेक्टर फॉर द टर्म डिवाइड बाय डायरेक्टर फॉर द टाइम बीइंग। कितना हो गया फिर? इससे मतलब इसे 5 मिलियन वोट चाहिए। 5 मिलियन वोट चाहिए अब अपने आप को सेव करने के लिए अगर अनअपोज्ड हुआ तो। क्या मेरी बात समझ आ गई? तो ये सवाल वो था 4 नंबर का जो मैं इसमें ऐड कर सकता हूं बेटे। ठीक है, अब मैं ऊपर से आता हूं दोबारा से। सो हमने पहले सवाल की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर यहां पे थे, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 अगर गौर करो तो कहता है अरमानी AWL लिख देता हूं। AWL ऑब्टेन अ लॉन्ग टर्म लोन ऑफ 300 मिलियन फ्रॉम DBL अगेंस्ट अ चार्ज ओवर इट्स फैक्ट्री बिल्डिंग। यहीं से मुझे सवाल क्लियर हो गया
कि चैप्टर नंबर 7 से पूछ रहा है। अब ये वाली फिलॉसफी भी टूट गई आप लोगों की, ब्रेक हो गई कि लास्ट टाइम में अगर चैप्टर 7 आया तो इस बार नहीं आएगा। भाई ने अभी पीछे आया है और इस बार फिर आ गया। तो एग्जामिनर प्ले कर रहा है आप लोगों के साथ, सिलेक्टिव स्टडी को इजाजत नहीं दे रहा। यहीं से क्लियर हो गया मैं। अभी पिछले अटेम्प्ट में मैंने, पिछले पेपर में मैंने चैप्टर 7 करवाया है, जिसमें से 11 नंबर का सवाल था, और इसमें फिर पूछ रहा है कितने नंबर का। 4 मार्क्स ये हैं और 4 मार्क्स अगले हैं। टोटल कितने हो गए? 8 मार्क्स का सवाल फिर पूछ लिया इसने इस सवाल में। और नहीं बल्कि एक मिनट, हाँ बल्कि नहीं 4 और 4, हाँ ठीक है ठीक है, सॉरी मैं इसको भी काउंट कर रहा था। 4 और 4, 8 मार्क्स चैप्टर 7 से फिर पूछ लिए इस बंदे ने। और पूछे भी आसान है, कोई मुश्किल सवाल नहीं है। जरा देखना, कहते हैं द चार्ज वाज ड्यूली रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार up to December 2021 AWL make regular payment and repaid 60% of the total loan amount. 60% loan amount पे कर दिया। However, AWL committed a default in the payment of the balance amount, 40% नहीं दे पाया, which is overdue since June से payment due है, नहीं दे पाया या नहीं दी। After negotiation, DBL has agreed to waive the markup along with 10% of the overdue loan, provided AWL make the payment of the entire outstanding amount by 10th March 2023। बैंक ने ऑफर की, मैं लोन इंटरेस्ट भी छोड़ता हूँ, 10% तेरा लोन भी छोड़ता हूँ, लेकिन तू मुझे पेमेंट कर दे बाकी सारी की सारी एक दफा में ही 10th मार्च को 2023 पे। ऑन 9th मार्च AWL ने एग्रीड अमाउंट पे कर दी टू DBL। लो जी, एलो पढ़ो, ताड़े पैसे खत्म, लोन मुक गया। जो रीस्ट्रक्चरिंग हुई थी, नया एग्रीमेंट बना था, उसके मुताबिक उसने पे कर दिया। 10 को पे करना था, उसने 9 को पे कर दिया। आगे चलिए, अंडर द प्रोविजन डिस्कस कीजिए हाउ AWL फैक्ट्री बिल्डिंग कैन बी रिलीज्ड फ्रॉम द चार्ज रजिस्टर्ड इन फेवर ऑफ DBL। अब बड़ा आसान सवाल है, इतनी कहानी सुनाने के बाद पूछा गया है सेटिस्फेक्शन ऑफ द चार्ज। क्या करेगा? रजिस्ट्रार को कहेगा रिलीज कर दो, रजिस्ट्रार कहेगा ना ना ना, मैं तो लेंडर से पूछूंगा। वो लेंडर को नोटिस भिजवाएगा कि मुझे जवाब दे दे 14 डेज के अंदर, क्या ये चार्ज रिलीज कर दूं, क्या तेरी कोई इतराज तो नहीं? लेंडर कह देता है हाँ कर दो, वो कहेगा ओके सेटिस्फाइड। या दूसरा तरीका है कि NOC लेके डायरेक्ट रजिस्ट्रार को जमा करा, और उस केस में रजिस्ट्रार जो है वो लेंडर से नहीं पूछेगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो वही दो, मतलब इतनी कहानी समझाने के बाद, पेमेंट टाइम पे कराने के बाद सिर्फ पूछना सेटिस्फेक्शन चाहता था। तो मेरा मानना है कि चैप्टर 7 इंसानों की तरह बड़ा हो तो ये 4 नंबर मुफ्त के नंबर थे, सिर्फ क्रैक करने थे कहानी को पढ़ के। यानी सिर्फ इंफॉर्मेशन दी, डरने वाली बात नहीं कोई नहीं थी। क्या मेरी बात समझ पाए हो? क्लियर? और अगली बात, assume that a charge has not been released till 15 सितंबर। नहीं क्लियर जी, इसने क्लियर किया, नवंबर मार्च में करना था, सितंबर तक नहीं किया। And AW has entered into a contract with CKL for disposal of the said building। अच्छा, चार्ज रिलीज नहीं कराया, अच्छा पेमेंट कर दी है, चार्ज रिलीज नहीं कराया। Assuming that the charge has, उसने ये नहीं कहा पेमेंट नहीं की, उसने कहा मार्च में पेमेंट हुई, बात खत्म हो गई। चार्ज रिलीज नहीं करा, रजिस्ट्रार को अपडेट नहीं किया, और चीज बेचने चला गया CKL को फॉर द डिस्पोजल, वही बिल्डिंग CKL को बेचने चला गया। क्या मेरी बात समझ आई है? ये कौन बंदा है, सॉरी मुझे भूल गया। AWL ने क्या किया? चार्ज रिलीज नहीं किया, पेमेंट सारी कर दी है, क्लियर है प्रॉपर्टी, अगली प्रॉपर्टी बेचने चला गया उसको। तो क्या होगा? वो कहता है अंडर द प्रोविजन एडवाइस कीजिए हाउ CKL वुड गेट द चार्ज रिलीज ऑन इट्स ओन। फिर CKL क्या करेगा? आपको याद है हमने कहा था रजिस्ट्रार के पास पावर है कि उसे खुद पता चल जाए, या कोई बता दे कि जनाब वो प्रॉपर्टी तो बिक चुकी है जिस पे आप चार्ज लेके बैठे हुए हैं, रजिस्टर रख के बैठे हुए हैं, तो रजिस्ट्रार रिलीज कर सकता है। तो बिल्कुल CKL इंटरेस्टेड पार्टी है, वो चले जाएगी चार्ज रिलीज कराने के लिए, और उसने अगर चार्ज रिलीज करा लिया तो जितनी लीगल कॉस्ट हुई CKL रिकवर कर लेगी फ्रॉम AWL। मेरा नहीं ख्याल कि ये 8 नंबर मुश्किल थे, आसान नंबर थे, सिर्फ इंफॉर्मेशन को आराम से टाइमलाइन के अंदर क्रैक करना था। मेरा मानना है कि मैं इसको यहाँ पे 8 नंबर ऐड कर सकता हूँ, इजाजत दो मुझे। मैं सिर्फ आप लोगों को ना साथ साथ कॉन्फिडेंस दे रहा हूँ, पेपर कराना मकसद नहीं है, मैं यहीं पे छुड़ाऊंगा, आप खुद भी कर लोगे। मैं आपको सिर्फ कॉन्फिडेंस दे रहा हूँ कि पेपर को क्रैक कैसे करना है। बच्चा क्या करता है, बच्चे को आता होता है, लेकिन बच्चा चूंकि उल्टे सवालों से शुरू करता है, फिर अपने आप को कोलैप्स करता है 6-8 आधे घंटे बाद, पौने घंटे बाद, और फिर उसके बाद वो सिर्फ स्ट्रगल करता रहता है, पास होने के लिए कुछ नहीं होता उसके पास। लेकिन वही पेपर, अगर ये देखो, मुझे शुरू में लगा ये पेपर काफी डिफिकल्ट है, लेकिन मैंने तोड़ तोड़ के भी
उसमें से 44 मार्क्स निकाल लिए अपने लिए, हालांकि मैं 54 निकाल सकता था, मैंने 10 वो भी छोड़ दिए कि ये बदतमीजी है, मैंने अपना पेपर ही 90 का सोच लिया। मैंने आपको वो स्ट्रेटेजी भी समझाई है कि छोड़ दो उसको, जो नहीं आता छोड़ दो। मैंने 90 का पेपर अज्यूम कर लिया, हालांकि बीइंग अ टीचर मैं कह सकता था अनलॉफुल एक्टिविटी है पढ़ो, भाई मुझे लगता है बदतमीजी है, मुझे लगता है नहीं यार ये डिजर्व नहीं करता कैफ का स्टूडेंट के उससे ये पूछा जाए, भाई उससे रीजनेबल बात पूछो जो पूछनी है। अब यहाँ तक क्लियर होगी बात, आगे चल सकता हूँ। लो जी, ये अगला वही 5 नंबर की बदतमीजी थी छोड़ दो इसको। लो जी, मेरा मानना है ये सवाल भी अगर हम पढ़ेंगे तो आप लोग कहोगे यार ये भी ऐड कर लेते हैं, पढ़ते हैं। Shareholder of AL, a public is an annual general meeting held in September, had approved a loan to its associated company for a new project. लोन अप्रूव किया है एसोसिएटेड कंपनी का। आपको याद है ना, हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड अप्रूव होनी चाहिए इन द जनरल मीटिंग बाय अ स्पेशल रेजोल्यूशन, तो वो कह रहा है कर ली। आगे चलो। इन February 2020 ड्यू टू सिग्निफिकेंट चेंजेस, एक मिनट से क्या हम रोटेट कर सकते हैं क्लास को कहीं पे, इस HCCA वाली क्लास को? कोई और रूम अवेलेबल है? प्लीज होल्ड कर लें, होल्ड कर लें। Due to significant changes in the prices of various items, it is estimated that total cost of the project will escalate by 25%. कि जो प्रोजेक्ट लगाया थे वो 25% ऊपर चला गया, उसकी प्राइसेस महंगाई हो गई है। And that AL shall have to provide additional loan, पाना और पैसे दो, प्रोजेक्ट 25% से महंगा हो गया, ये वो कहना चाह रहा है। क्या बात समझ आई? अंडर द प्रोविजन आपने एडवाइस करनी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ऑन द फॉलोइंग मैटर। नंबर 1, पॉसिबल मोड थ्रू विच शेयर होल्डर अप्रूवल में बी ऑब्टेन्ड। प्लीज इसका आंसर कर दो जल्दी से, इज्जत रख लो मेरी। कहता कौन से तरीके हैं जिससे शेयर होल्डर की अप्रूवल ली जाए? हमें लेनी पड़ेगी क्योंकि इट्स एन इंक्रीज इन द लोन, और हमने पढ़ा था कि कभी भी अप्रूवल के बाद चेंज आया ना तो हम उसको दोबारा स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे। तो वो कह रहा करेंगे। ये बताओ ये स्पेशल रेजोल्यूशन के तरीके क्या हैं, कहां कहां से अप्रूवल, कैसे अप्रूवल करा सकते हैं? ओके, और नहीं, ई वोटिंग नहीं, सोचो सोचो। हमारे पास 2 मेथड हैं अप्रूवल के। पहला, मैं ईओजीएम करा लूं क्योंकि एजीएम तो आ नहीं रही होगी, और दूसरा सर रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। वो पूछा उसने 3 नंबर में, और फिर उसने कहा मुझे उसी के प्रोसीजर भी बता दो, द प्रोसीजर टू बी फॉलोड फॉर बाय एएल फॉर गेटिंग अप्रूवल ऑफ द मोड। कहने को लिख रहा था चैप्टर नंबर हमसे कहां से पूछ रहा है, 10 से सवाल, लेकिन 10 से नहीं पूछा उसने, चैप्टर कहां से आया, 8 से सवाल। आसान था सवाल कि सर्कुलेशन से करानी हो तो क्या कराएं, तो हमने याद है आपने पढ़ा था कि सारी बातें लिखी होनी चाहिए, फिर मेंबर की सर्कुलेशन। और मेंबर की सर्कुलेशन तब हो सकती है जब अनलिस्टेड कंपनी हो लेकिन उसके मेंबर 50 से ज्यादा ना हो, और जो अप्रूव कराना लिख के भेजो, और एक दफा जो अप्रूव हो गया वो फाइनल है। ये बातें याद आई। फिर इसी तरह ईओजीएम करानी हो तो क्या करें, सिंपल, डायरेक्टर को बोलें कि ईओजीएम करा ले, वो 21 दिन का नोटिस भेज के ईओजीएम बुला ले, ठीक है, और उसमें अप्रूव कर लो। वो नहीं बुलाता तो आप खुद बुला लो। याद आई बातें सारी? मैंने चैप्टर 8 से आंसर किया है, और मैं मेरा ये मानना है कि अब मेरी बात सुनने के बाद आप 8 नंबर मुझे शामिल करने की इजाज़त दे दो। ये इतना आसान सवाल था, दिखने में मुश्किल लग रहा था, इतना लंबा सवाल, लेकिन जब क्रैक किया तो शुरू में लगा कि अच्छा चैप्टर 10 से पूछ रहा है। ना 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 ना, चैप्टर 10 का चकावा देके पूछ चैप्टर 8 से रहा था। तो ये एग्जामिनर के ट्रिक्स हैं। अभी मैं चूंकि बोल रहा हूँ इसलिए क्रैक हो रहे हैं, वहां पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, वो सिर्फ चैप्टर 10 में सोचता रहता है कि अच्छा मैं क्या करूं। भाई तूने कुछ करना ही नहीं है, चैप्टर 10 की जो बातें करनी थी वो तो वो खुद बता रहा है कि मैं कर रहा हूं, स्पेशल रेजोल्यूशन दोबारा चाहिए, मैं ले रहा हूं, तुम बताओ लूं कैसे। तो आप कहते हो चैप्टर 8 में गाइडलाइन मौजूद है कि तू ईओजीएम करा ले या सर्कुलेशन कर ले। वो कहता है अच्छा तुम्हें समझ आ गई है तो मुझे बता दो इनके प्रोसीजर क्या होंगे। क्या बात समझ आ रही है? मेरा मानना है ये बहुत आसान सवाल था। अच्छा एक सवाल और मैं और भूल गए करते करते ना, ये वाला, ये देखो, ये मुझे लिखना चाहिए था पहले 4, मैं गलती से भूल गया। हमारे 48 हो जाने थे शुरू में ही। जरा ये पहला लाइन पढ़ो, ये मैं भूल ही गया 5 का ये पार्ट। चीफ एग्जीक्यूटिव शैल इप्सो फैक्टो सीज टू होल्ड ऑफिस ऑफ द चीफ, कि फौरन निकाल दिया जाएगा उसको, कहा जाएगा खाली कर ऑफिस। भाई चीफ एग्जीक्यूटिव अगर एलिजिबल हो जाए टू बी एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी तो वो चीफ एग्जीक्यूटिव भी नहीं रह सकता, फौरन छोड़ना पड़ेगा ऑफिस को। क्या बात समझ आई है? अच्छा अब अगले सवाल पे आते हैं जी। चलें जी अगला सवाल पढ़े, क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट।
5 का ए पार्ट हो गया, ये मैंने ऑलरेडी ऐड कर लिया 4 मार्क्स, नहीं पॉसिबल। 10 मिनट ऊपर कर लूँ क्लास, उसके बाद वो रिलीज कर दूँ। ओके ठीक है, चलो ये पेपर खत्म हो जाएगा तब तक। कितना रह गया अभी? हाँ खत्म हो जाएगा है ना, 2-3 सवाल ही रह गए। चलो आते हैं जी वापस, जल्दी से बढ़ते हैं जरा। ऑन 26 अक्टूबर 2022 द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ ACL unanimously approved the appointment of Fareed Shah as chief executive for the period of 2 years under the terms and conditions specified in the contract. ACL ने अपॉइंट किया है, यूनानिमसली अप्रूव किया है, ठीक हो गया, और 2 सालों के लिए चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट किया है। ऑन 9 मार्च 2023 Seema Shah, the spouse of Fareed Shah, got elected on the board of BCL. BCL के बोर्ड पे आ गए। ACL में हस्बैंड साहब चीफ एग्जीक्यूटिव हैं और BCL में कौन आ गया है? बेगम साहिबा, स्पाउस आ गई हैं। On 10th March 2023, an urgent meeting of ACL board was held in which most of the directors were of the view that Fareed Shah had ipso facto ceased to be the chief executive as a result of the aforementioned fact कि चीफ एग्जीक्यूटिव को फौरन निकाल देना चाहिए इस वजह से, and demanded the immediate cancellation of his contract, और इसका कॉन्ट्रैक्ट फौरन कैंसिल कर देना चाहिए जो 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। However, the chairman of the board pointed out that the terms and conditions of Fareed Shah contract specifically prohibit its earlier cancellation. कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरली लिखा हुआ है कि फरीद शाह को 2 साल से पहले कंपनी नहीं निकाल सकती। अंडर द प्रोविजन, बोर्ड को एडवाइस कीजिए विद रिगार्ड टू द फॉलोइंग। नंबर 1, the view expressed by the director about the cessation of the office of the chief executive and cancellation of Fareed Shah contract. जी, ये जो बोर्ड ने ओपिनियन दिया कि इसको अभी निकालें, इसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करें, क्या ओपिनियन है इस बारे में? आपको अगर याद हो, आपने पढ़ा था रिमूवल ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव, उसमें लिखा हुआ था वट एवर रिटन इन द कॉन्ट्रैक्ट। जब निकालना चाहेंगे तब निकाल सकते हैं, लेकिन डायरेक्टर निकालना चाह रहे हैं ना, तो कैसे निकाल सकते हैं? 3/4 ऑफ द मेजोरिटी के साथ। मेंबर निकालना चाहेंगे तो कैसे निकाल सकते हैं? 3/4 यानी स्पेशल रेजोल्यूशन के साथ। याद आई बातें? तो बेटे यही पूछा उसने 3 नंबर में तुमसे, इतनी कहानी सुना के उसने तुमसे स्ट्रेट ये पूछा है कि मैं निकालना चाहता हूं, इसके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ नहीं निकाल सकते। तो क्या नहीं निकाल सकते? नहीं भाई, तुम जब चाहो, ये उस सेक्शन का आगाज ही ऐसे होता है कि जब आप चाहें वट एवर रिटन इन द कॉन्ट्रैक्ट आप निकाल सकते हो चीफ एग्जीक्यूटिव को। दूसरी बात, how directors' demand may be implemented in the presence of specific provision in the Fareed Shah contract which prohibit earlier cancellation of the contract. अच्छा दूसरे में यही बात लिखनी है जो मैंने अभी बोली। पहले में हम थोड़ा, अब मुझे दूसरा पार्ट पढ़ के लगता है पहले में हम थोड़ा चेंज कर सकते हैं। क्या? उसने पूछा मुझे बताइए, उसने व्यू पॉइंट एक्सप्रेस किया, उस पर आपकी ओपिनियन क्या है? भाई देखो, मेरा मानना है कि अगर इंटरेस्टेड डायरेक्टर हो भी, वो ACL में चीफ एग्जीक्यूटिव है, राइट, और उसकी बेगम साहिबा कहाँ अपॉइंट हुई हैं? अच्छा, ACL की वो क्या है, कुछ नहीं बताया कि जिसका मतलब पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी समझ लेते हैं। और जो अगली जो उसकी सीमा शाह है वो अपॉइंट हुई है BCPL यानी और प्राइवेट कंपनी के अंदर उसकी अपॉइंटमेंट हुई है। तो मेरा मानना है कि अगर बहुत भी मसला आया तो क्या मसला आया? BCL के साथ कोई ट्रांजैक्शन कर रहे होगे, उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, चलो हो भी ट्रांजैक्शन, तो क्या इस बात पे चीफ एग्जीक्यूटिव में मूव हो जाना चाहिए? या सिर्फ इतना हो कि इंटरेस्टेड डायरेक्टर है, इंटरेस्ट आ गया सिंपली, तो क्या करो? इंटरेस्टेड डायरेक्टर है, मीटिंग में ना बैठाओ, लिस्टेड है तो, और अगर लिस्टेड नहीं है, जो कि ये नहीं है, तो मैक्सिमम उसे इतना कहो कि तू बैठ सकता है, वोट कास्ट नहीं करेगा, सिंपल। इस बात पे चीफ एग्जीक्यूटिव थोड़ी निकाला जाता है, या उसका कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी कैंसिल किया जाएगा। क्या मेरी बात समझ आई है मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? तो पहले पार्ट में मैं ये डिस्कस कर सकता हूँ, दूसरे में मैं कहूंगा कि भाई तुम निकालना चाहो तो तुम्हारी हट गई है, अगर तुम सोच बैठे हो कि इसको निकालना है तो फिर निकाल सकते हो। क्या मेरी बात समझ आई है बेटे? क्लैरिटी? लो जी आगे चलूं अब जरा। लो जी, एक बड़ा प्यारा सवाल, बहुत खूबसूरत सवाल, एक और सवाल का वो चेक करो, मार्क्स। तो कहता है आपने एडवाइस करना है बोर्ड को, NTL के बोर्ड को और ARL के बोर्ड को, द कंडीशन दैट मस्ट बी कंप्लाइड विद बिफोर इंप्लीमेंटिंग द अबव प्रपोजल, कि अब ऊपर वाला प्रपोजल अप्लाई करने से पहले
बोर्ड को एडवाइस कर दें, एनटीएल के बोर्ड को भी और एआरएल के बोर्ड को भी। मैंने सिर्फ रिक्वायरमेंट पढ़ी है, मैं अभी ऊपर जाना। उसने कहा खबरदारी, देखो बड़े क्लियर होकर बोला है, नोट द रिक्वायरमेंट रिलेटिंग टू द नोटिस ऑफ द, खबरदार नोटिस वाली बातें ना करना मेरे साथ गंदी गंदी, वो अपने पास रखो, उसके कोई नंबर नहीं है, लिख भी दोगे कोई नंबर नहीं दूंगा। लो जी अगली बात जरा आप देखना, मिस्टर बशीर जमान, जरा देखिएगा, एंड हिज टू ब्रदर, हम ये पेपर खत्म कर लेते हैं ना, कम से कम ये हो जाएगा ना। बशीर जमान एंड हिज टू ब्रदर नदीम एंड फहीम आर द ओनली शेयर होल्डर ऑफ एनटीएल। अब एनटीएल के कितने शेयर होल्डर हैं जरा देखिएगा बेटे, मुझे जल्दी से कंपोजिशन बताइएगा। बशीर जमान है और उसके दो भाई, क्या नाम है उनका जरा प्लीज बताइएगा, नदीम है और फहीम है, और तीनों के पास कितने शेयर हैं बेटे, 20 मिलियन, 35, 45 मिलियन, टोटल कितने हो गए बेटे, जरा कोई कैलकुलेटर भी यूज कर ले थोड़ा सा, कि जरूरत पड़ेगी शायद, हमें लगता है। कितने हो गए बेटे, कितने, 100%। ओके अगली कंपनी पे आते हैं, कहते हैं बशीर जमान आल्सो होल्ड 2 मिलियन शेयर इन एआरएल। लो जी अब एआरएल की कंपोजिशन देखते हैं, इसके अंदर क्या क्या है। बशीर जमान इधर भी है, कितने शेयर हैं उसके पास बेटे, 2 मिलियन। आगे चलिए, मैं मिलियन लिख रहा हूँ, ठीक है। द अदर शेयर होल्डर ऑफ एआरएल आर ताहिर, हिज डॉटर नसीरा एंड हिज माइनर सन रऊफ। इसका मतलब और कौन कौन शेयर होल्डर है, ताहिर है, उसकी बेटी नसीरा है, ठीक है, डॉटर है, और कौन है, उसका बेटा सन कौन है, रऊफ, ये उसका सन है, माइनर सन, ठीक है। Who respectively hold 8 million, 37 million and 3 million in ARL. In the last election of director, अगर बेटे की भी हो तो बाप की समझी जाती है ना, एक किसी एक की इनकम समझी जाती है। In the latest election of director held during the last year, Tahira and Nasira were re-elected as director of ARL. लो जी ये भी डायरेक्टर है इस कंपनी का, ARL का, और नसीरा भी डायरेक्टर है, दो डायरेक्टर्स हैं इसके एआरएल के। हुआ मसला ये कि सारा मसला शादी ने बिगाड़ दिया। ऑन 26 फरवरी बशीर जमान गॉट मैरिड टू नसीरा। लो जी इन ये दो शादी के बंधन में बंध गए, ये होगा। तो जो तुम्हारा है वो हमारा है, बात समझ आ रही है, ये बिल्कुल ऐसे हो गया। हाँ बिल्कुल, उधर भी बशीर है, ये देखो यहाँ पे कितने % लेके बैठा हुआ है, 20 मिलियन। तो 20 मिलियन की जरा परसेंटेज तो निकाल दें बेटे, कैसे निकालोगे, कितने % होगी ये। कि अगर मैं कहूँ बशीर की एनटीएल के अंदर कितनी शेयर होल्डिंग है, तो कैसे निकालोगे, 20 डिवाइड बाय 100, कितने % हुई, 20%। तो बेटे 20% उसकी यहाँ पे शेयर होल्डिंग है। अब ये शादी के बाद जो तुम्हारा है वो हमारा है, ठीक है। वो उस केस में कहता है on 10th March the following proposal are under consideration of the board of NTL and ARL. Number 1, grant of loan of 50 million by NTL to ARL. ससुराल वालों को लोन दे रहे हैं ARL को, ठीक है। The loan will be repayable over a period of 5 years. 5 सालों में लोन वापस करना। तो ये कंपनी जो है इस कंपनी को क्या कर रही है, लोन दे रही है। एतराज कोई नहीं है लोन देने में, ये डायरेक्टर दे सकते हैं, लेकिन देखना ये है कि इनके आपस में कोई रिलेशन तो नहीं है, घर की बात तो नहीं है, लग भी रही है थोड़ी थोड़ी। तो जरा देखें, अब जरा मैं समझाता हूं, बशीर का कितने % है ARL में, जरा बताइए। 2 डिवाइडेड बाय कितना करूं, करिए जरा प्लीज, मैथ्स कीजिए, मुझे नहीं। 10, 37, 47, 50, तो 2 डिवाइड बाय 50% कीजिए, 2 डिवाइड बाय 50 कीजिए, कितने % बनता है, 4% हुआ ना, 4%। और बेगम साहब भी तो अपनी हैं, 37 डिवाइड बाय 50, 74%। तो बेटा अगर गौर करो, जो हम कितने सवाल करके आए हैं, डायरेक्ट कंट्रोल, इनडायरेक्ट कंट्रोल, टोटल होल्डिंग कितनी हो गई, 78%। घर की बात, इसका मतलब आप जरा गौर करो, बशीर के पास इस कंपनी में भी 20% है और इस कंपनी में भी 78% है। तो अगर आपको एसोसिएटेड कंपनी की डेफिनेशन याद हो तो पहली लाइन ये थी कि एक वो डायरेक्टर जिसकी कंपनी ए में भी 20% शेयर होल्डिंग हो और कंपनी बी में भी 20% से ज्यादा या उससे ज्यादा शेयर होल्डिंग हो, तो दोनों कंपनीज आपस में क्या होती हैं, एसोसिएटेड। तो अगर अब तुमने ये तय कर दिया कि एनटीएल इज एन एसोसिएटेड कंपनी ऑफ एआरएल, सो नाउ अ कंपनी इज गिविंग अ लोन टू इट्स एसोसिएटेड कंपनी, सेक्शन 199 अप्लाई हो गया। ये इसी बात के नंबर थे सारे जो मैं कहानी समझाई है आपको। मैंने आपको ब्रेकअप समझाए और साथ ही समझाया कि दोनों एसोसिएटेड हैं। क्यों? एसोसिएटेड डेफिनेशन की क्लॉज ए के मुताबिक, जिसमें वो कहता है एक बंदे के पास
20% या उससे ज़्यादा हो और दूसरी कंपनी में भी 20% या उससे ज़्यादा हो तो वो एसोसिएटेड कंपनी तो है ना, एसोसिएटेड कंपनी। और अगर एसोसिएट, क्या ये बात क्लियर होगी? तो लोन वाली बातें सारी यहाँ पे लिखोगे इसमें। याद आई बातें? एसोसिएटेड के अंदर एक लोन का पैरे थे पूरे कि भाई लोन होगा तो एग्रीमेंट होगा, रीपेमेंट डिफाइंड होगी, रेट डिफाइन होगा। रेट क्या होगा? बोरिंग रेट होगा। बोरिंग रेट ना हुआ तो जो रेट डिफाइंड है उस वो होगा, हायर ऑफ दैट होगा। वो सारी बातें डायरेक्टर इंश्योर करेगा इस सामने वाली कंपनी इस औकात में है कि हमारा लोन वापस कर सके। तो वो सारी बातें यहाँ लिखनी होंगी। क्या बात समझ आ गई? तो टॉपिक तक पहुंचने के नंबर थे, प्लानिंग, इस प्लानिंग के नंबर थे एक्चुअली। इसके बगैर जो मर्जी गंद बोलते रहो, जो मर्जी लिखते रहो, सब गलत होगा। ये प्लानिंग के नंबर थे, ये एक्चुअली क्रक्स था इस सवाल का। और आगे एक छोटी सी बात और पूछी कि सेल ऑफ प्रोडक्ट बाय एटीएल टू आर एनआरएल एनटीएल ऑन स्पेशल क्रेडिट टर्म ऑफ 6 मंथ, 6 महीने के उधार पे चीजें बेच रहे हैं एआरएल एनटीएल को, ससुराल वालों को। अब ये क्या बकवास है? 6 महीने का क्रेडिट टर्म तो किसी को नहीं देते, ये तो बड़ी आर्म लेंथ ट्रांजेक्शन ही नहीं है, ये तो नॉन आर्म लेंथ ट्रांजेक्शन है। तो फिर हम फॉरेन से पहले कहाँ पे आए जंप करके? चैप्टर नंबर 10 में थे, चैप्टर 11 में आ गए, रिलेटेड पार्टी में। अगर दो कंपनीज आपस में एसोसिएटेड हो तो वो रिलेटेड भी तो होती हैं। रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि दोनों पार्टीज अगर एक दूसरे की, एक पेरेंट एक सब्सिडरी रिलेटेड है, एक दोनों आपस में एसोसिएटेड है, रिलेटेड पार्टी है। तो ये रिलेटेड पार्टी हुई तो फिर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हुई ना। तो अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हो तो बताओ कि बोर्ड की पॉलिसी के मुताबिक होगी ट्रांजेक्शन, पॉलिसी अप्रूव होनी चाहिए, फिर ट्रांजेक्शन हो सकती है। क्या बात समझ आई? तो रिलेटेड पार्टी टच किया चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 10 से उसने इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी को टेस्ट किया। क्या पल्ले पड़ रही है बात? सो ये सवाल था 12 नंबर का। अगला 10 नंबर का मैं पढ़ा चुका हूं, क्वेश्चन नंबर 8 मैं पढ़ा चुका हूं। एक 8 का बी पार्ट बहुत आसान है, वो मेरा हल आप कर लोगे। बाकी ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, 11 भी पढ़ा चुका हूँ, 12 भी पढ़ा चुका हूँ। लो जी, ये पेपर हमारा, सिर्फ मैंने बेटे ये नहीं पढ़ाया, ये वाला सवाल, ये आप मेरा ख्याल आप कर लोगे। एक छोटा सा बी पार्ट है जो कि उसी से डील कर रहा है, ठीक है, ईओजीएम से डील कर रहा है, मीटिंग से डील कर रहा है। सो इसके साथ ही हमने स्प्रिंग 2023 का पास पेपर भी कंक्लूड कर दिया। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, हम करते करते कहीं ना कहीं, अब मैं रफली बोलूं तो हम 65 मार्क्स तक का पेपर वो होता है जिसको कंफर्ट जोन के अंदर रहते हुए विदाउट एनी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज प्रॉब्लम कोई नहीं होगी। क्या मेरी बात समझ आ रही है? और अगर आपने मैसअप किए अपने पहले 15 मिनट तो समझ लो कि पूरे पेपर में स्ट्रगल करते रहोगे लेकिन कोई सक्सेस फैक्टर अचीव होते दूर दूर तक नजर नहीं आएगा। क्या मेरी बात समझ पाए हो? तो प्लीज स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक पॉइंट, क्या कल क्लास कंडक्ट करें और बाकी दोनों पेपर भी पढ़ लें, या फिर आपने एक दिन का गैप डालना है और फिर अगले 2 पेपर पढ़ने? क्या करना है? कल भी क्लास हो सकती है, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, कल कर लें। चलें, कल इंशाल्लाह क्लास करते हैं और कल बाकी 2024 का। अच्छा, मैंने एक चीज़ पहले भी शायद उस क्लास में गई थी, पता नहीं कब गई थी, मैं मैक्सिमम आपको एक पेपर और कराना चाहता हूँ, सिर्फ ऑटम का। मैं लास्ट पेपर पहले सोचा था करवाऊँ, लेकिन मैं नहीं कराना चाहता। मैं चाहता हूँ यार एक पेपर रखो अपने पास जो तुम सॉल्व कर सको। तो मेरा मानना है कि कल अगर मैं करवाऊँ तो मैं सिर्फ एक पेपर करवाऊँ। मेरा ये मतलब नहीं, मुझे कराने में कोई इतराज़ नहीं है। अगर मैं आज 3 करा सकता हूँ तो कल मैं 2 भी करा सकता हूँ। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि मैं चाह रहा हूँ खुद तो कुछ करो। अगर मैं प्रैक्टिस ख़त्म कर दूंगा, पीछे तुम जा नहीं सकते, तो प्रैक्टिस कहाँ करोगे फिर? सो फॉर दैट रीज़न मैं ये सोचा था कि मैं वो पेपर ऑनलाइन रिकॉर्ड करा के अवेलेबल कर दूंगा, लेकिन उसको लेना ना लेक्चर को, लेना तब जब ज़रूरत पड़े, अदरवाइज खुद करो। क्या ख्याल है? या मैं करा दूंगा कल, मुझे कोई इतराज़ नहीं। लेकिन यार एक पेपर रख लो, बचा लो, क्योंकि देखो 2022 से तुम पीछे जा नहीं सकते हो। नो डाउट मैंने सेशन के पहले आप लोगों से कमिट किया था और मैं करवाने को तैयार भी हूँ, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। मैं इसी तरह ब्रेकअप करते करते आपको करवा दूंगा। लेकिन मेरा मानना है कि अगर मैं करा दूंगा तो फिर पुत्र दिमाग कहाँ लगाओगे? जो इतना तैयार करके बैठोगे उसके बाद अपने आप को टेस्ट करना चाहोगे, कैसे करोगे? पिछला नॉलेज तो है कोई नहीं, क्योंकि वो तो सारा आउटडेटेड पास पेपर है। तो फॉर दैट रीज़न मैं कल सिर्फ एक पेपर कराऊंगा और क्लास कंक्लूड करूंगा। ठीक है जी, अल्लाह ताला सबको साइंता फरमाए। दूसरा आपके कहने पे मैं उसे अपलोड कर दूंगा, ठीक है।